एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2005 में टीजीटी होम साइंस का हुआ था। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है इसकी। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बाकी अपने 2005 में आए न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस न्यूट्रिशन पार्ट से पूछे गए हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? जो हमारी शुगर होती है उसको किस टाइप ऑफ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यहाँ पूछा है। पहला है विकारी खाद्य, दूसरा है अर्धविकारी खाद्य, तीसरा है गैर विकारी खाद्य और चौथा है सुविधाजनक खाद्य विकारी खाद्य। यह अगर आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन तो आपको पता होगा कि विकारी खाद्य अर्धविकारी क्या होते हैं। अदरवाइज जो लोग इंग्लिश में इसे प्रेफर करते हैं उनको मैं बता दूं, विकारी हमारे होते हैं, ये वाला जो डिवीजन है ये वो है पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल फूड का जो डिवीजन होता है हमारा, हम जो प्रिजर्वेशन के टाइम पर पढ़ते हैं वो है ये चीज। तो इसमें पूछा गया है कि शुगर को किस कैटेगरी में रखा गया है। विकारी खाद्य पदार्थ यानी कि हमारा जो नॉन पेरिशेबल होते हैं, अर्धविकारी जो सेमी पेरिशेबल होते हैं, गैर विकारी यानी कि जो नॉन पेरिशेबल होते हैं, और सुविधाजनक यानी कि सुविधाजनक कोई कैटेगरी नहीं होती है ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं आंसर का। शर्करा विकारी खाद्य पदार्थ है या फिर विकारी मतलब जो कि जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कि हम जिसे बहुत ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं, वो खाद्य पदार्थ है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारी जो शुगर होती है वो महीनों और सालों तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती है, बशर्ते उसमें पानी ना जाए, सीलन ना लगे, कीड़े ना लगे। उसके बाद है अर्धविकारी भी नहीं है ये, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। विकारी वो है जो हम 2 से 4 दिन में यूज करते हैं, जैसे कि हमारी फल सब्जियां। अर्धविकारी वो हैं जिनको हम लगभग 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, और गैर विकारी वो हैं जिन्हें हम महीनों और सालों तक यूज कर सकते हैं। तो हमारी शुगर जो है वो गैर विकारी खाद्य पदार्थ यानी कि नॉन पेरिशेबल फूड टाइप में इंक्लूड की जाती है। इसका सही आंसर हुआ नंबर 3। आइए देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में। फूड सेफ्टी गाइडलाइन एफएसएसआई के अकॉर्डिंग फूड पेरिशेबिलिटी की उन्होंने लिस्ट जो दी थी, उसमें नॉन पेरिशेबल फूड यानी कि गैर विकारी खाद्य पदार्थ में ये जो है वो 1 साल तक लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जैसे कि शुगर है, लेग्यूम्स हैं यानी कि दालें हैं, चीनी है, तेल है, अचार है। इन चीजों को हम नॉन पेरिशेबल कहते हैं, और इनको हम स्टोर कर सकते हैं कूल और ड्राई प्लेस पर इनको स्टोर करते हैं। फिर जो सेमी पेरिशेबल हैं यानी कि जो अर्धविकारी वाले हैं, वो जो सिर्फ वीक तक ही मतलब व्यू या फिर फ्यू मंथ यानी कि कुछ महीनों या फिर कुछ हफ्तों तक ही इनको हम सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि सेमोलिना यानी कि सूजी, ग्राम फ्लोर यानी कि हमारा बेसन का आटा, ऑनियंस यानी कि प्याज, पोटैटोज यानी आलू, एप्पल्स, फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन जो कि हमारे जो सफल की मटर होती है, फ्रोजन यानी कि ऐसे फूड्स को हम रख सकते हैं, और इनको हम वेंटिलाइज कूल रूम में या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रीजर जो डीप फ्रीजर्स होते हैं उनमें। और पेरिशेबल फूड जो है वो विद इन कपल डेज खराब हो जाते हैं, यानी कि 2-4 दिन में ही खराब हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, फिश, पोल्ट्री आपका, या फिर मॉइस्ट जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप पालक को आप 1 से 2 दिन से ज्यादा हार्डली रख नहीं सकते हैं, वो सड़ जाता है, गल जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या खनिज का? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर टाइप कीजिए। आपकी जो प्रीवियस वीडियो है उसके भी आंसर मैं आज आपको दे दूंगी, और आपके जो कमेंट्स हैं उनके आंसर भी मैं आज आपको अपडेट कर दूंगी। जिनके आंसर गलत होंगे उनको भी और जिनके सही होंगे उनको भी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स। क्या होगा इसका आंसर? दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? ये हम टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनमें भी ऐसी चीजों को बहुत कॉमनली डिस्कस किया जाता है, जैसे कि आप चोकोज लेते हैं या फिर केलॉग्स लेते हैं, या फिर आप ये दूध की विटामिन को कैसे बढ़ाना है या फिर प्रोटीन को कैसे बढ़ाना है, इन चीजों की जो आपके एडिटिव्स होते हैं उनके एड्स में आपको देखने को मिलता है। चलिए, इसका सही आंसर है आपका प्रोटीन, यानी कि आंसर है नंबर 1।
प्रोटीन जो कि आपको यहाँ 17% में मिल रहा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है, जो इसका बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है। प्रोटीन का प्रतिशत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑल्दो कैल्शियम और पोटेशियम भी होते हैं, बट दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट यहाँ पे प्रोटीन को मेन फोकस किया गया है। बाकी आप इन 9 असेंशियल्स के नाम जरूर याद कर लें जो हमारे मिल्क में होते हैं। जो आपको याद रखने की मेन चीज है वो है विटामिन डी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी इसमें नहीं मिलता है, हमें ये याद रखना है। कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस, ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट और फैट भी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, सीधे भाप से पकाना यानी कि डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की विधि है जिसमें सूखी गर्मी लगाई जाती है। वसा या तेल का उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में किया जाता है। वसा या तेल का तो हम फ्राइंग में करते हैं, डायरेक्ट स्टीमिंग में नहीं करते। गीला पकाने की विधि में, डायरेक्ट स्टीमिंग में जब हम बॉइलिंग करते हैं तब हम गीला पकाने की, जैसे कि हम आलू बॉईल करें तो ये भी नहीं होगा। गर्म करके अप्रत्यक्ष विधि, गर्म करके अप्रत्यक्ष विधि भी यूज नहीं होती है। गर्म करके अप्रत्यक्ष विधि में स्टीमिंग नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सूखी गर्मी लगाई जाती है। इसका आंसर नहीं 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 सॉरी, इसका आंसर होगा गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। सूखी गर्मी जो है वो आपकी रोस्टिंग में लगाई जाती है। सॉरी फॉर द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है ये। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे आप मोमोज बनाते हैं, इडलीज बनाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, नीचे आपका एक पानी भर दिया जाता है एक कंटेनर में और ऊपर आपकी स्टीमिंग होती है, डायरेक्ट स्टीमिंग हो रही है। इस डायरेक्ट स्टीमिंग में क्या हो रहा है, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि को यूज किया जा रहा है, क्योंकि चीज जो है वो डायरेक्ट है, तो पानी के न तेल के या आग के किसी भी कांटेक्ट में नहीं आ रही है, अप्रत्यक्ष विधि है और गर्म किया जा रहा है पानी को, तो ये गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है, स्टीमिंग। फिर है किण्वन बढ़ता है। किण्वन होता है फर्मेंटेशन। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, फर्मेंटेशन, जिससे हम अपना दही जमाते हैं, शराब बनाते हैं, या फिर हमारी इडली जो बनती हैं, ये हमारी फर्मेंटेशन मेथड से बनती हैं। तो फर्मेंटेशन बढ़ाता है प्रोटीन की मात्रा को, वसा की मात्रा को, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को, या विटामिन सी की मात्रा को। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके लिख दीजिए। चलिए हम देखते हैं इसके आंसर को। ये किण्वन की प्रक्रिया किण्वन एक ये जो प्रक्रिया है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन होता है। मतलब जो हमारे हार्ड कॉम्प्लेक्स, जो हमारे जो सूक्ष्म सजीव होते हैं, उनको तोड़कर, उनको ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर फॉर्म में प्रोसेस होती है, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप भी जब दही जमाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से, जो आपका कटोरा होता है या आपका जो जिस भी आप बर्तन में, यूटेंसिल में उसको आप जमा रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से पैक करते हैं और फिर उसको आप सर्दियों में अच्छे से कवर करते हैं वुलन क्लॉथ से, सो दैट उसमें हीट बने, उसमें ऑक्सीजन अंदर ना जाए और अंदर फर्मेंटेशन हो, जिससे कि दही बन सके। तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसेस में अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, यानी कि शराब बनाई जाती है। पाव की रोटी या बिस्किट बनाने में भी दही, सिरका, इन सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। आपको फिर याद रखना है यहाँ पे लुई पास्तर ने, एक जो लुई पास्तर वैज्ञानिक थे फ्रांस के, 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन को मतलब एक्सप्लोर किया था, या फिर इनके जन्मदाता फर्मेंटेशन के किण्वन के जो हैं वो हमारे किण्वन के लुई पास्तर हैं, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1857 में इन्होंने इसको जो खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमारा फर्मेंटेशन और स्प्राउटिंग करने से हमारे जो फूड है उसमें विटामिन सी की जो मात्रा है बढ़ जाती है वो। बाकी आपको याद रखना है ये इस बारे में, और बाकी और ये कि ऑक्सीजन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है फर्मेंटेशन में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, खाद्य पदार्थों को
बोतलबंदी, डिब्बा बंद पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगड़ने से बचाने वाले घटक को बहुत कम कर देता है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे जो फूड है उसको खराब होने से बचाती है? तो जैविक खाद्य की उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता, या फिर उपयुक्त पीएच की उपलब्धता। इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे हम। खाद्य पदार्थ को बोतल बंदी यानी कि आपकी जो केनिंग होती है वो, डिब्बा बंदी यानी कि आपकी पैकिंग होती है वो, पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे खाने को बिगाड़ती है? ऑक्सीजन जो है वो मेन रीजन होती है जो कि हमको सरवाइव करने के लिए हेल्प करती है, और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सबको सरवाइव करने के लिए हेल्प करती है। जब ऑक्सीजन हम जैसे कि अगर आप एप्पल है, एप्पल को आप व्हाइट सेलोफेन पॉलिथीन में एयरटाइट पैक कर दीजिए और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो जो कीड़े अंदर होते हैं वो अपने आप में मर जाते हैं और वो आगे डेवलप नहीं करते हैं और फूड को खराब नहीं करते, इसीलिए एयरटाइट बॉक्स में उन चीजों को रखा जाता है। तो ऑक्सीजन किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारी वायु में। तो हम क्या करते हैं जब पैकेजिंग वगैरह करते हैं उसमें तो एयर टाइट बॉक्सेस में पैक कर देते हैं, जिससे कि वायु की उपलब्धता कम हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जो अंदर उसमें हमने जो जीवाणु थे, कीटाणु थे, उन सबको तो हम गर्म करके, हीट करके या ऑयलिंग या जिस भी मेथड से प्रिजर्व कर रहे हैं उससे किल कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जाती नहीं है तो और ज्यादा उसमें डेवलप हो नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हम वायु को बहुत कम करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में से किस विधि में एंजाइम विकृति हो जाती है? इसके ऑप्शन है अपूयन, निर्जलीकरण, वर्णहीन करना, या फिर अचार बनाना। यानी कि खाद्य संरक्षण में निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है? एंजाइम किस विधि में आपकी विकृत हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं? उसका आपका सही आंसर आपको बताना है। कभी कभी हिंदी इतनी अजीब तरीके से लिखी हुई होती है कि समझ में नहीं आती है, तो उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपको भी समझ में नहीं आती है तो पहले क्वेश्चन को खुद से समझने की कोशिश करें, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तब आगे फर्दर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो इसमें सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, वर्णहीन करना। यानी कि कलरलेस, वर्ण क्या होते हैं? हमारे कलर्स होते हैं, ह्यू जो होते हैं हमारे। तो कलरहीन यानी कि वर्णहीन करने से हमारी जो एंजाइम की विकृति है वो हो जाती है, यानी कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो खराब हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, मतलब हमारी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारी नीड बढ़ जाती है, हमारे जो लेडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बॉम्ब में एक बेबी हो और उसको डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर कैल्शियम, आयरन और आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो उसकी जो भोजन है उसमें उसका जो हिस्सा है वो बढ़ जाता है। तो उसमें हम कितना हिस्सा बढ़ता है वो आपको बताना है। यहाँ पर है आपके ऑप्शन 25 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 75 ग्राम्स, या फिर 100 ग्राम्स। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर 3 यानी कि 75 ग्राम्स। आंसर क्यों है? गर्भावस्था के दौरान 75 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य करने वाली स्त्री को 2300 कैलोरीज का दैनिक आहार लेना चाहिए। भारी काम करने वाली को 300 कैलोरी का आहार अच्छा होता है देना, और वहीं पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको 300 कैलोरीज प्लस करके हमें देनी चाहिए। ये अगर आपने आरडीए पढ़ा होगा, आरडीए की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें से क्वेश्चंस काफी मैंने इस ईयर पेपर में देखे हैं जिसमें आपका आरडीए से आपके विटामिन वगैरह और कई चीजों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आरडीए की एक वीडियो हम बनाएंगे, एक जगह लिखती जाऊंगी अदरवाइज मैं भूल जाऊंगी कि हमें किस किस चीज की वीडियो बनानी है।
तो हम आरडीए की वीडियो बनाएंगे और प्रीवियस वीडियो में भी हमारा एक टॉपिक था, उस पर भी हमें वीडियो बनानी है। तो हाँ, तो 75 ग्राम्स बढ़ती है, यानी कि 300 कैलोरीज जो हमारी पर डे हम इसमें प्रेग्नेंट लेडी के लिए इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 28। 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़की के लिए प्रतिदिन के लिए प्रोटीन की संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम पर डे, मतलब पर डे कितना ग्राम उनको देना चाहिए। देखिए 16 से 18 साल के अगर लड़की है तो उसका वेट लगभग आपका होना चाहिए 40 to 50 kgs, यानी कि 40 तो कम हो जाएगा, बट हाँ 45-50 kgs होना चाहिए। और हम कितना देते हैं प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे, इतना हम देते हैं। तो हम मान लेते हैं, देखिए 40-50 से नीचे तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो 57, तो 16 से 18 साल की लड़की के लिए वेट ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी कि 50। इस तरीके से भी हम, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है हमें प्रोटीन कितनी देनी चाहिए, तो हम इस तरीके से भी आंसर्स को टिक कर सकते हैं। अगर आपको आरडीए याद नहीं है तो आप इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी कि 50 ग्राम्स उसे देना चाहिए 16 से 18 साल की किशोर लड़की को, क्योंकि ये जो है ये उसका ग्रोथ का टाइम है, ये इस टाइम पर उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और आपका जो आइडियल वेट है वो इतना ही होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन देना चाहिए। फिर है ज्वर के दौरान देना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ चुके हैं और इसका आंसर आप मुझे देंगे। इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। इसके ऑप्शंस हैं तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो या सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? इसको भी हम पढ़ चुके हैं, इसका बकायदा मैंने आपको फोटो दिखाया था अपने वीडियो में और अच्छी तरीके से समझाया था कि दूध की मिलावट को हम कैसे चेक करते हैं, उसका प्रोसेस भी बताया था। तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर या माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप हो नहीं सकता, माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटी छोटी चीजों को चेक करते हैं, थर्मामीटर से हम अपने फीवर को चेक करते हैं, बैरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर में से इसका सही एक आंसर होगा। तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका आपका आंसर बता देती हूँ, बट उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा लैक्टोमीटर, जो कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा लैक्टोमीटर होता है। इसके अंदर हम अपने मिल्क को रखते हैं और हम इसमें आयोडीन वगैरह जो डालकर जो टेस्ट किया जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, प्लीज उसको चेक कीजिए, इससे आपको पता चले किस तरीके का टेस्ट होता है। तो इसमें एक बॉटल होती है, इसमें आपको मिल्क रखते हैं, आप इससे अपना चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ लेकिन पानी की मात्रा को चेक किया जा सकता है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? ये देखिए तीनों चीजें हैं, एक तो साधारण नमक है, दूसरा है सोडा बाइकार्बोनेट, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड। ये तीनों क्रमशः यानी कि 1 by 1 कितनी मात्रा में मिलाई जाती हैं? चलिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखाती हूँ। ये हमारा तरीका होता है आपका जो ORS है उसका घोल बनाने का। तो ORS में 1 लीटर आप वाटर लेते हैं, यानी कि 5 कप पानी लेते हैं, जिसमें आप हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट लेते हैं और 6 टेबल स्पून आप शुगर लेते हैं। इस तरीके से आप अपने ORS के घोल को बनाते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है पैकेट में तो आप इसे घर पर ऐसे बना सकते हैं, जिसमें आपके ग्राम्स में आपका सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 2.9 एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है 2.5, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 और ग्लूकोज 20 ग्राम में होता है। तो ये आपका हो गया सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1, जिसमें 3.5 आपका साधारण नमक होता है, 2.5 आपका सोडा बाइकार्बोनेट और आपका 1.5 होता है पोटेशियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 32। खेसरी दाल के कारण होता है। खेसरी दाल का नाम आपने सुना होगा, आप जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना प्रिजर्वेशन वाला, आपका जो मिलावट वाला पोर्शन है उसको पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने पढ़ा था अडल्ट्रेशन में केसरी किस चीज में कौन सी दाल को मिलाया जाता है। तो केसरी दाल
पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होती है हमारी खेसरी दाल, जो कि अरहर दाल की जैसे दिखाई देती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट को पैदा करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में हो जाता है लेथरिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसीलिए जो खेसरी दाल है वो अरहर की दाल में मिलाई जाती है, और इससे बच्चा जो है वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि ब्रांड की चीज खरीदें, जिससे आपको पता रहता है कि हम जो चीज ले रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। अगर आप खुली हुई चीज मार्केट से लेते हैं, खास करके अरहर दाल, तो उसमें केसरी दाल हो सकती है, जिससे कि आपके बच्चे को लेथरिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, लेथरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन होने के साथ हृदय के लिए भी नुकसानदेह है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको कंज्यूम करने से, जो कि एक तो अडल्ट्रेशन में यूज होती है, जिसके कारण आपको या तो आंशिक या पूर्ण अंधापन हो सकता है, या फिर हृदय के लिए भी जो आपके नुकसानदेह हो सकती है? इसमें ऑप्शन है आपका केसरी दाल। केसरी दाल से तो आपका लेथरिज्म हो रहा था, तो ये तो है नहीं। हमने ये मेटानिल पेलो भी पढ़ा है अपना एडल्ट्रेशन में, पर ये इसका आंसर नहीं है। और रेडमेन बी भी हमने पढ़ा है, जब हमने पढ़ा था तब इसमें ये सारे ही नाम हमने पढ़े थे। और एक था हमारा ऑर्गेमोन ऑयल, यानी कि ऑर्गेमन तेल, इसका भी हमने ऑप्शन पढ़ा हुआ था। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे मतलब हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑर्गेमोन ऑयल, ऑर्गेमन तेल जिसे हम कह रहे हैं। मिलावट करने वाले खाद्य तेलों में ऑर्गेमोन तेल का मिलावट करते हैं, जिसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन या फिर हृदय संबंधी नुकसान होते हैं। खाद्य तेलों की अधिक मांग के कारण व्यापारी ऐसा करते हैं। इसकी अतिरिक्त धान की भूसी से निकलने वाले द्रव को भी तेल में मिलावट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, वो कितनी डिग्रेड हो रही है कि वो अच्छी चीज में बेकार चीज को मिलाकर अपने मनी का प्रॉफिट सिर्फ गेन कर रहे हैं। बाकी किसी की हेल्प पर क्या हैजार्ड्स आ रहे हैं, इसको वो लोग फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मेरेस्मस बीमारी पाई जाती है 6 माह से एक कम आयु वाले बच्चों में, 1 वर्ष से कम के आयु वाले बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में, 5 वर्ष से कम के बच्चों में। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। हमने मेरेस्मस को पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि किसके कारण होती है, किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप वीडियो पॉज कीजिए फिर और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स को याद है। अगर आपने वीडियो देखी है तो, अगर नहीं देखी है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप नई नई वीडियो देखते जाएंगे, हम जो पहले पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो उस चीज में लैग कर जाएंगे या फिर कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो पहले उसको चेक कीजिए। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई थिंक आपने आंसर लिख दिया होगा। हम्म। तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा पिन करके कमेंट सेक्शन में। लेट मी चेक कितने स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो देख रखी है, उसका आंसर मैं आपको वही दूंगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी आंसर लिख सकते हैं। तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ चीटिंग। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे, मैं आपको आंसर पिन करूंगी। चलिए, मैरिस्मस जो है वो मैरिस्मस इज एन एक्सट्रीमली सीवियर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर इन विच देयर अ सिग्निफिकेंट ट्विस्टिंग ऑफ फैट्स, मसल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जिसमें आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा फैट, मसल्स और टिश्यूज जो हैं वो किल होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इससे क्योंकि ये जो है ये आपको जब प्रोटीन और कैलोरीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तब ऐसा होता है, और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण हमारी बॉडी में जो फैट का लेवल है, जो हमारा बॉडी मास है, वो कम हो जाता है, टिश्यूज कम होने लगते हैं। या तो आप इसके कारण हो सकते हैं कि आप
बहुत ज्यादा भूखे रह रहे हैं, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, एडल्ट्रेट वाटर पी रहे हैं आप, या इनएडिक्वेट फूड इनटेक है आपका, या फिर आपकी जो वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी है जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं। अगर आपकी वो विटामिन्स आपको नहीं मिलती हैं तो भी आपको मैरिस्मस नामक रोग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है कि मैरिस्मस को प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्यों। अब आप ये बताइए, जब आपको अगर भोजन ना मिले, 1 से 2 दिन तक आपको भोजन ना मिले तो आपकी क्या हालत होती है। अगर आप रोजा रखते हैं या फिर आप व्रत रखते हैं या फिर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी में कमजोरी होने लगती है, आप भूखे रहते हैं। इसी कारण से आपके जो बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मेन रीजन होता है, एक तो बच्चा भूखा रहता है, भूखा रहने से उसको कमजोरी होने लगती है। तो सही आंसर है आपका आंसर नंबर 1 कि कमजोरी के कारण बच्चा चिड़चिड़ा और मतलब ऐसा अपना बिहेवियर ऐसा शो करने लगता है। फिर उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या अर्थ है, अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना, या कम रोशनी में ना दिखना। आपने एक गोविंदा की मूवी थी, वो भी आपने देखी होगी, तो उसमें भी एक उसको, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं है हालांकि, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस थी उसमें। तो ये उसमें क्या उसके सिम्टम्स थे अगर आपको याद हो तो, उसको अंधेरा होने के बाद में दिखाई नहीं देता था, यानी कि शाम होने के बाद में जैसे ही सूरज ढल जाता था तो उसको दिखाई नहीं देता था। तो नाइट ब्लाइंडनेस की यही आपका लक्षण हो सकता है या अर्थ हो सकता है कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। चलिए इसमें क्या होता है ये देखते हैं हम कि नाइट ब्लाइंडनेस में आपकी जो इफेक्ट है बॉडी का, वो आपकी आई पर ऐसे हो जाता है। आपकी आई, आप अगर बहुत ज्यादा जोर से रोशनी को भी देख ले तो एक बार को आपकी आंख में एक चकाचौंध सा हो जाता है, जिसके बाद आपको थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता, या फिर आप धूप से एकदम धूप में से अंधेरे में आ जाए तो भी आपको दिखाई नहीं देता। सेम वैसे ही हो जाती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस में आई, जो कि पहले ऐसे थी और फिर ऐसे हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा अगर अपना मोबाइल यूज करते हैं रात में तो भी आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं 37 है हमारा, विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति होती है। विटामिन ए की कमी से हमें सारी आंख से संबंधित रोग होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, हमने ये भी देखा हुआ था कि इन चारों जो हमारी जो डिजीज है ये हमारी आंख से रिलेटेड है। विटामिन ए की कमी से होती हैं ये। तो इनमें सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी है, जो कि सबसे लास्ट स्टेज होती है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, स्टेजेस वाइज मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे वीडियो पॉज करके, बाकी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 4, यानी कि हेक्सोफेथैल्मिया। ये हमारी आप सारी स्टेजेस हैं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद कंजक्टाइवा जेरोसिस, ये आपको एलटी ग्रेड में, आई थिंक मुझे जहां तक याद है, या तो एलटी ग्रेड में या फिर आपके होम साइंस के 2016 वाले टीजीटी के एग्जाम में ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने को दिया गया था कि इनको सही ऑर्डर में लगाइए कि कौन सी किस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आपकी आई डिजीज में आती है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपका नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद कंजक्टाइवा जेरोसिस, फिर बायोटॉट स्पॉट, फिर है क्रोनिकल जेरोसिस, फिर उसके बाद है केरेटोमलेशिया, फिर है कॉर्निया स्कार, और उसके बाद लास्ट स्टेज आपकी होती है हेक्सोफेथैल्मिक फंडस, या फिर एक्सोफेथैल्मिक भी कहते हैं। ये WHO के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 1981 का ये रिवाइज्ड है। सो प्लीज इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए और लिख लीजिए। ये सिचुएशन हो जाती है आपकी आई की एट द लास्ट एंड, यहाँ पर आपको एक्सोफेथैल्मिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज कौन सी होती है, क्या देते हैं हम। एक तो इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस यूनिट में लिखी जाती है ये डोज, यानी कि जैसे कि मिलीग्राम है, ग्राम है, इसी तरीके से इसकी क्या जो यूनिट है जिसमें इसको नापते हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर 1, यानी कि आप ये डोज 1 से 5 साल के बच्चे के लिए विटामिन ए की बड़ी जो डोज होती है वो 1
1.0 AU की होती है। विटामिन की संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है इसको। और विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इससे निजात पाने के लिए पपीता, आम, धनिया के ये हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। तो आपका जो सही आंसर है, आंसर नंबर है 1। और आपकी मैंने यहाँ पर बता दी है यूनिट का भी नाम, जो आप कमेंट सेक्शन में आई होप लिख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन दी जाने वाली डोजेस की संख्या होती है। मतलब एक 5 साल के बच्चे को हम विटामिन की कितनी डोजेस देते हैं? 5, 7, 9 या फिर 11 डोजेस? कितनी डोजेस होती हैं हमारी? ये वाला जो पोर्शन है हमने ये भी आई थिंक नहीं पढ़ा है जहां तक मुझे याद है, क्योंकि लेकिन मैं इसकी वीडियो भी आपको अपडेट कर दूंगी कि हमारे टीकाकरण किस हिसाब से होता है और कितनी कितनी डोजेज उसमें दी जाती हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, यानी कि 11 डोजेज आपको इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। 1 से 5 साल के बच्चे को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेज की संख्या 11 होनी चाहिए। बच्चों को वो प्रथम डोज 6 महीने पर दी जाती है और 5 वर्ष तक यह लगातार 6-6 माह पर दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में यह खुराक मुफ्त में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे के कार्य, यानी कि आयरन जो हमारी बॉडी में होता है उसके क्या कार्य है? खून को बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। देखिए खाना पहुंचाता नहीं है। खाने जो है वो अपना हमारी इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, पर खाना नहीं पहुंचाया जाता, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। और यहाँ पे भी खाना बढ़ आ रहा है तो हमारे ये भी नहीं होगा। खून बनाने का काम नहीं करता है आयरन, लेकिन हमारे जो खून बनता है उसका एक कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है और हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड का पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम। हाँ, आयरन जो है, आयरन जो हमारा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो आयरन के साथ में क्लब होकर, उसके साथ जुड़कर ही हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो देख रखी होंगी हमारी तो उसमें आपको आंसर पता होगा जी। आप यहाँ पर फंक्शंस में देख सकते हैं जैसे कि ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और इसी के कारण हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और साथ में ही ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने का भी काम करता है और हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है आयरन। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 41। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, उन्होंने ये पूछा हुआ है यहाँ पर। 10 ग्राम पर 100 ml या फिर 11 ग्राम पर 100 ml, 12 ग्राम पर 100 ml या 13 ग्राम पर 100 ml। एक एडल्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे डिफरेंट होती है। इसका सही आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। प्लीज चीटिंग ना करें, इससे आप अपने आप से चीट कर रहे हैं, मेरे से चीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका यहाँ कमेंट्स देख सकती हूँ, बट आपको अपनी डिग्निटी आपको मेंटेन करनी है कि आपको आंसर आता है तो आप लिखिए, नहीं आता है तो आप उसको लर्न कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। वैसे इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, 12 ग्राम पर 100 ml एक 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बच्चों के शरीर में हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml और स्त्रियों के लिए 13 से 15 और जो पुरुष है उनको 15 से 17 होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 42। बाम की संख्या बढ़ने से हो सकता है क्या प्रॉब्लम क्रिएट, क्या बीमारी हो सकती है बाम की संख्या बढ़ने से? इसका सही आंसर क्या होगा? अनीमिया, बायोटिक स्पॉट, केराटोमलेशिया या फिर हेक्सोफेथैल्मिया। देखिए अनीमिया जो है वो सबसे अलग है इन सब में, तो ये आंसर होगा नहीं। आपकी बाम की संख्या बढ़ने से आपका होता है बायोटिक स्पॉट, जो आपका अर्ली सिम्टम्स हैं आपके हेक्सोपैथाल्मिया के, केराटोमलेशिया और ये इसके बाद में आते हैं। तो सही आंसर है आपका बायोटिक स्पॉट। व्यक्ति के शरीर में बाम की संख्या बढ़ जाने से बायोटिक स्पॉट नामक रोग हो जाता है। यह रोग कम ही लोगों में होता है। यह रोग इस रोग से बचाने के लिए बचाव हेतु सावधानी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। देखिए अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट्स नहीं है या प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आपको गूगल की जो आपकी बुक्स होती हैं वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। मैंने अभी गूगल पर देखा था
तो आपको यूथ कंपटीशन की आपकी बुक मेरे को मिली थी, और भी एक दो आपके पब्लिकेशंस की मिली थी। तो आपको बुक परचेज करने की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप सफिशिएंट मैटर यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सारी ही चीजें मिलती हैं। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से बिना बुक परचेज किए ऑनलाइन बुक्स को लेकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, उसी से बेसिकली काम चलता है। फिर बायोटॉट स्पॉट जो है वो, बायोटॉट स्पॉट आर बिल्ड ऑफ कैरेटिन लोकेटेड सुपरफिशियली ऑन द कंजक्टिवा ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की जो कंजक्टिवा होता है, यानी कि आपको जो बाहर से सफेद सफेद हिस्सा दिख रहा होता है अपनी आई बॉल के आसपास में, वहां पर आपका एक ट्रेंगुलर, ओवल या फिर इरेगुलर शेप का एक स्पॉट आ जाता है व्हाइट कलर का। द स्पॉट्स आर साइन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये जो स्पॉट है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि कमी के कारण होता है। एंड एसोसिएटेड ड्राइंग ऑफ कोरोना, और विटामिन ए की कमी भी होती है, और आपकी जो आपका जो कॉर्निया है वो सूखने लगता है, उसका भी एक साइन होता है या फिर एक सिम्टम होता है। इन 1863 द फ्रेंच फिजिशियन पेरी बायोटॉट, इन्होंने डिस्क्राइब किया था बायोटॉट स्पॉट के बारे में, इसीलिए इनके नाम पर ही ये बायोटॉट स्पॉट रखा गया है नाम। स्पॉट मतलब तो एक धब्बा होता है, बायोटॉट उनका नाम था, तो पेरी बायोटॉट ने 1863 में इसको डिस्क्राइब किया था। इन एंशियंट इजिप्ट, जब पुराने टाइम में इजिप्ट में इसको ट्रीट करने के लिए एनिमल लिवर्स का यूज किया जाता था, जिसमें विटामिन ए स्टोर होता है और अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण क्या है? कार्निया का फैल जाना, जिगर का भरना, गले का फूलना या ठोड़ी का भरना। ठोड़ी का भरना हमारा कोई सिम्टम नहीं है। कॉर्निया जो है वो विटामिन ए की ये जो आई से रिलेटेड, तो विटामिन ए की कमी से रिलेटेड होता है। जिगर का भरना भी इसमें, ये हमारा फूड इंडाइजेशन पर होता है। फिर है बचता है हमारा गले का फूलना, यानी कि आंसर है आपका आंसर नंबर 3। यानी कि आपके आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर नामक रोग हो जाता है, जो इसमें आपका गला फूला सा और मोटा सा हो जाता है। तो इसका आंसर सही हुआ आपका गले का फूलना, या फिर हम इससे कहें लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं गले का फूलना, अदरवाइज गोइटर इसका सही आंसर है। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसमें अगर हम 1 ml का इंजेक्शन अगर इंजेक्ट करते हैं किसी की बॉडी में, किसी बच्चे की बॉडी में, तो वो उसमें कितने साल तक के बच्चे की बॉडी में हम इंजेक्ट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष तक के बच्चे की बॉडी में हम ये प्रभावी रहेगा और यूजफुल होगा, जो कि इसकी डेफिशिएंसी को कम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मतलब ओवर नरिश्ड जब आप हो जाते हैं, एक तो होता है मेल नरिश्ड और दूसरा होता है ओवर नरिश्ड। कुपोषित, सुपोषित और अतिपोषित। तीसरा जो है अतिपोषित, यानी कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी होने पर आपकी मतलब दो बीमारियां कौन सी होती हैं? फ्लोरोसिस और मोटापा, गोइटर और मोटापा। गोइटर में तो इनफैक्ट कमी हो रही है, तो ये नहीं होगा। फ्लोरोसिस और गोट्रेट, गोट्रेट वही गोइटर है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंग्लिश के टर्म्स पढ़िए, वहां स्पेलिंग क्लियर होती है। हिंदी में तो ये लोग उल्टा सीधा सा कुछ लिख देते हैं। फ्लोरोसिस और कैरेजिटिन कह रहे हैं, ये जो कि आई डिजीज है, ये भी आपकी डेफिशिएंसी से होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका बचा फ्लोरोसिस और मोटापा, तो आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट कहाँ गया? ये रहा। तो आंसर नंबर 1 होगा आपका फ्लोरोसिस और मोटापा जो है वो आपकी पौष्टिकता की बढ़ोतरी के कारण होते हैं। ये जो आपका फ्लोरोरिस, मैं फ्लोरोसिस कह रही हूँ, आई एम सॉरी, दैट इज फ्लोरोरिस, या फिर इसे फाइलेरिया भी कहा जाता है। फाइलेरिया जो है वो मच्छर के द्वारा काटने से होता है। नहीं, ये स्लाइड गलत लग गई है, सॉरी, ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कर रहे होते हैं तो हम मैशअप कर देते हैं, तो शायद यही हुआ मेरी प्रीवियस स्लाइड के साथ में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से मोटापे का कारण है? ज्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना।
क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? कि बिल्कुल ना खाना, या कम कभी ज्यादा खाना, या कम खाना या ज्यादा खाना? इसका सही आंसर क्या होगा? आप मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे शेयर करेंगे। आई थिंक आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। कभी कभी ऑप्शंस कितने वियर्ड से होते हैं, बिल्कुल ना खाना, कभी कम कभी ज्यादा खाना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। इनफैक्ट आए हैं तो आगे भी शायद आते होंगे। मोटापा ज्यादा खाने से होता है, आंसर है इसका 1। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। जो आपका फैट होता है, जब आपके अंदर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा, आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा उन्हें कंज्यूम करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी उनको एडिपोज टिश्यूज में जमा कर लेती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, मोटापा कैसे होता है। एक फैट सेल थ्योरी होती है जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो अगेन एंड अगेन वेट गेन करती है। तो सही आंसर है इसका ज्यादा खाना। तो यहाँ पर हमने अपने 2005 के सारे ही न्यूट्रिशन पार्ट के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।